जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड की कुछ प्राचीन परंपराएं लुप्त होने जा रही हैं और समय के साथ संभवतः वे परंपराएं अब कभी लौटेंगी भी नहीं और लगता है कि पूरे हिमालय क्षेत्र या पूरे भारत में यही हाल होने जा रहा है। उत्तराखंड और खासतौर पर गढ़वाल क्षेत्र में चूल्हा न्यूतू और मौ आदमी ये दो वाक्य थे जो अब लुप्त के कगार पर हैं और मैं आज इसी बारे में बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। उत्तराखंड में शादी, विवाह, मुंडन आदि जब भी कोई सामाजिक कार्यक्रम होते रहे हैं तो उनमें सामूहिक भोज दिया जाता रहा है। इस तरह के कार्यक्रमों में दूसरे गांव में रह रहे अपने रिश्तेदारों, परिजनों, मित्रों को बुलाने के लिए संदेश या जिनको रैबार कहते हैं वो भेजे जाते थे, उनको न्योता दिया जाता था। लेकिन जो गांव में होते थे उनको भी या किसी को भी निमंत्रण पत्र या कार्ड या देने का कोई प्रचलन नहीं था। हाँ, जो बहुत दूर दराज होते थे या दूसरे शहरों में उनके लिए चिट्ठी अवश्य लिख देते थे। इस तरीके के सामूहिक जो भोज होते हैं उनमें दिन के समय दाल भात या भात दाल जो भी कहते हैं यानी चावल और दाल खाने का मुख्य प्रचलन रहा है। बीज आंदोलन से जुड़े विजय जड़धारी की एक पुस्तक है उत्तराखंड में पौष्टिक खान पान की संस्कृति। इसमें इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। वैसे मैं पहले जड़धारी जी के बारे में बता दूं कि वे भारत के संरक्षणवादी कार्यकर्ता हैं। वे बीज बचाओ आंदोलन के प्रणेता हैं। उन्होंने 12 अनाजा नामक एक पुस्तक भी लिखी और जिन्हें गांधी शांति प्रतिष्ठान नई दिल्ली से सन 2007 का प्रणवानंद साहित्य पुरस्कार भी दिया गया था। वे चिपको आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं। विजय जड़धारी जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि गांव में जब किसी की कोई शादी, मुंडन एवं अन्य कोई भी बड़ा सामूहिक भोज आयोजित किया जाता था तो ग्रामीण संस्कृति के अनुसार गांव की अपनी भैयात यानी भाई बंधुओं को कार्ड या चिट्ठी देने का प्रचलन कभी नहीं रहा। पुराने समय में एक जगह से एक निर्धारित व्यक्ति ऊंची आवाज़ लगाता था कि फलाने दिन अमुक व्यक्ति के लड़के या लड़की की शादी है। यदि तब सपरिवार खाना के लिए बुलाते थे तो उसमें कहते थे चूल्हा न्यूतू यानी कुटुंबदारी का भात खाने आना है, यानी सभी को सामूहिक भोज में शामिल होना है। कई बार गरीब परिवार के लोग सभी लोगों को यानी सभी परिवार के सभी जनों को भोजन खिलाने में असमर्थ होते थे तो तब यह था कि प्रत्येक परिवार से एक एक व्यक्ति को बुलाया जाता था। ऐसी परिस्थिति में वह व्यक्ति आवाज़ देता था मौ आदमी यानी परिवार में सिर्फ एक आदमी। मौ कहते हैं एक परिवार को। मौ आदमी का मतलब है कि प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को दाल भात खाने का निमंत्रण दिया जा रहा है। रात का जो भोजन होता था उसमें चावल नहीं बनते थे। रात के भोजन में तो रोटी, सब्जी या उसके साथ सूजी इस तरह का भोजन बनता था और यह सामूहिक भोज के बजाय परिवार से एक दो ऐसे व्यक्तियों को बुलाया जाता था। लेकिन सामूहिक भोज का मतलब था दाल भात और जो कि दिन में खिलाया जाता था। शादी ब्याह हो या कोई और कार्यक्रम पूरा गांव एकजुट होकर इसमें काम करता था। दाल भात बनाने के लिए सामग्री, समारोह, आयोजन होना तो तय था, किंतु लकड़ी इकट्ठा करने, भट्टी में भोजन पकाने से लेकर भांडे, बर्तन, चौका, मिट्टी व पानी सब कुछ पूरा प्रबंध समाज करता था। यहाँ तक कि दूर दराज से सामान भी जब लाते थे तो उसके लिए भी गांव के प्रत्येक परिवार से एक एक व्यक्ति दुकान तक जाते थे। भोजन पकाने और उनको बांटने या परोसने के नियम भले ही अलिखित हैं किंतु इसका पालन सभी करते थे। भात दाल सिर्फ सरोला पंडित या रसोइये पका सकते थे। ये मैं गढ़वाल की बात कर रहा हूँ। खाने में बकड़ा भात, मीठा भात, पुलाव व एक दो किस्म की दाल अवश्य होती थी। चूल्हे या भट्टी में सलोला लोगों के अलावा कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। सलोला एक ब्राह्मण वर्ग है जो कि पवार नरेशों के मंत्री, राजपुरोहित, वैद्य, रसोइया, मंत्री आदि रहे हैं। जब चूल्हा तैयार हो जाता था तो उसमें एक सीमा रेखा तय कर दी जाती थी और उसके भीतर सरोला के अलावा कोई नहीं घुस सकता था और वहाँ पर जो भी सामग्री देनी थी, दाल, चावल, नमक, मिर्च, मसाला
वह सब उस सीमा रेखा के बाहर रख दिया जाता था। खाना परोसने या खिलाने का कठोर अनुशासन था। जूते चप्पल दूर निकालकर सभी लोग एक पंक्ति में बैठते थे और उनको पत्तल में भोजन परोसा जाता था। प्रत्येक व्यक्ति के पास पत्तल एवं पानी के लोटे की व्यवस्था करने के बाद आम आदमी पंगत से बाहर आ जाता था। उसके बाद सरोला रसोईया भात लेकर आता था। मीठे भात से इसकी शुरुआत होती थी। 2-3 पाली में भात दाल इच्छा अनुसार बांटा जाता था। सब्जियां भी हो जाती थी। जब रसोईया पंगत के बीच आ जाता था, उसके बाद कोई बाहरी व्यक्ति पंगत के बीच में नहीं जा सकता था और पंगत में बैठा व्यक्ति भी खड़ा नहीं उठ सकता था जब तक सभी लोग खाना ही नहीं खा लेते थे। सावधानी इतनी बढ़ती जाती थी कि कोई रसोईया को या सरोला को छू न ले। वह सिर्फ धोती और जनेऊ पहनकर ही नंगे पांव रहता था। यह एक कठोर सामाजिक अनुशासन था। वह भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि इतना स्वादिष्ट भोजन तो 5 सितारा होटलों में भी हमने कभी नहीं खाया। भोजन के बाद सभी अपने कोई घर से यदि थाली ले आए, अन्यथा जो पत्तल परोसे जाते थे उनको उठाकर और एक तय स्थान पर उनको फेंक देते थे। वहाँ से उठाकर उनको पशुओं को सामने रख दिया जाता था और पशु उनको खा लेते थे, क्योंकि वे पत्तियों से बने पत्तल होते थे। कोई अपने पत्तल में भोजन छोड़ता नहीं था या बहुत बुरा माना जाता था। बस इसमें एक सामाजिक बुराई थी जो नहीं होनी चाहिए थी, जो पहले ही खत्म हो जानी चाहिए थी। वह थी कि शिल्पकार भाइयों के लिए अलग लाइन लगती थी, जबकि यह साथ होना चाहिए था। भात बड़ी बड़ी कढ़ाई, चाशनी या डेंगों में पकाया जाता था, जिनकी क्षमता छोटी से लेकर 500 किलोग्राम तक या इससे भी अधिक चावल पकाने की होती थी। इसी तरह दाल को पकाने के लिए भी बड़े बर्तन होते थे, जिनमें भड्डू, तिखड़ू या इस पीतल की मोटी चादर के बने गोल बर्तन होते थे। एक झालिया भात भी होता था। कढ़ाई में चावल पकाकर जब पकने के लिए 15-20% शेष होते थे तो उन्हें बांस रिंगाल की झालों यानी टोकरी में पलटकर पत्तों से ढककर भपाया जाता था। परोसते समय भात चावल के दाने अलग अलग दिखाई देते थे और मीठा चावल जो शुरू में दिया जाता था वह बहुत ही स्वादिष्ट होता था। लेकिन समय बदल गया है। अब पहाड़ों में भी मैदानों की तरह कैटरिंग बुलाई जाती है और लोग खड़े खड़े खाना खाते हैं और उसमें बहुत सारा अनाज को वे या भोजन को फेंक भी देते हैं। सरोला परंपरा हो या सामूहिकता की, ये सब बातें खत्म होती जा रही हैं। अब सभी कुछ पैसा देकर काम कराया जाता है। ऐसा नहीं कि सभी जगह ऐसा हो रहा है। बहुत से गांव हैं जहां अभी भी प्राचीन काल से चली ये परंपराएं जारी हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि अब ये खत्म होने की कगार पर हैं। फ़ोन, इंटरनेट आदि आ जाने के बाद तो अब इस तरीके के मैसेज यानी भोजन के लिए कब आना है, क्या आना है, वह सब मैसेज भेज दिया जाते हैं, फ़ोन कर लिए जाते हैं। लेकिन वो जो चूल्हा न्यूतू या मौ आदमी वाली जो धाद दी जाती थी, धाद यानी जो एक ऊंचे स्थान से व्यक्ति कोई आवाज़ देता था, वह परंपरा लुप्त हो गई है। धय और धाद यह प्राचीन काल की जनसंचार की पद्धतियां रही हैं। धय उसको कहते हैं जब किसी व्यक्ति को पुकारा जाता है, यदि कहीं दूर है और उसको आवाज़ दे रहे तो उसको धय देना कहते हैं। और धाद वो है कि जब कोई व्यक्ति सामूहिक तौर पर लोगों को कोई जानकारी दे रहा है, चाहे मीटिंग की हो, कोई सामूहिक कार्य करने की हो, नहर कूल बनाने की बात हो, सामूहिक भोज में आमंत्रित करने की बात हो, या दुख सुख की जो भी घटना हो उसकी जानकारी देना हो, वह सब धाद देकर किया जाता था। यह दोनों चूल्हा न्यूतू और मौ भात भी धाद देने की परंपरा थी, लेकिन यह सभी अब खत्म होती जा रही हैं। तो यह थी एक प्राचीन परंपरा जो कि अब खत्म होती जा रही है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। मिलता हूँ जल्दी इस तरह की गाथाओं के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।